कही अनकही अनसुनी सी दास्तां, एक नई सी सोच है और एक नया सा जाविया। बात है कुछ कही अनकही अनसुनी सी दास्तां। कहीं अनकहीं एक नया जाविया द फोक टेल सीरीज में आप सभी को मोनिका का प्यार भरा नमस्कार। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बिहार प्रांत लेकर चलूंगी और सुनाऊंगी वहां की लोक कथा स्वप्न वृक्ष। तो आइए चलते हैं बिहार और सुनते हैं वहां की लोक कथा। बहुत समय पहले की बात है कि एक राजा के दो रानियां थीं। राजा की जो बड़ी रानी थी उससे राजा के एक पुत्र था और दूसरी रानी से राजा के तीन पुत्र थे। वैसे तो राजा अपने चारों पुत्रों से स्नेह करता था, परंतु जो बड़ी रानी का पुत्र था वो स्वभाव से ही ज्यादा सीधा, ईमानदार और सच्चे हृदय का था। और यही कारण था कि राजा उससे अधिक स्नेह करते थे। और यही कारण था कि जो उसके तीनों भाई थे वो अपने सौतेले बड़े भाई से ईर्ष्या भी करते थे। एक रात राजा ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने एक पेड़ को विचित्र ढंग से उगते और बड़े आकार का होते देखा। पेड़ की जो जड़ें और तना था वो चांदी के थे, जो उसकी शाखाएं थी वो सोने की थी, जो उसके सारे पत्ते थे उस पे हीरे जड़े थे और फलों की जगह पर उस पे मोतियों के गुच्छे लटके हुए थे। पेड़ पर एक तोता भी बैठा हुआ था। जब वो तोता प्रसन्न होता तो वो पेड़ खिलखिला उठता, और जब वो तोता उदास हो जाता तो वो पेड़ भी मुरझा जाता था। राजा को इस स्वप्न ने इस कदर आकृष्ट किया था कि उसने प्रातःकाल उठते ही चारों राजकुमारों को बुला भेजा और इस अद्भुत स्वप्न के बारे में उनको बताते हुए कहा कि तुम में से जो भी ऐसा वृक्ष मेरे लिए ला सकेगा उसी को मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। और इस काम के लिए राजा ने चारों राजकुमारों को 2 वर्ष का समय दिया। छोटी रानी के तीनों पुत्रों ने राजा से ढेर सारा धन लिया और अपनी यात्रा प्रारंभ की। चलते चलते वो एक नगर में पहुंचे जहां बहुत सारे कारीगर सोने चांदी का काम करने में लगे हुए थे। वो तीनों ही राजकुमार वहीं ठहर गए और सोने चांदी का वृक्ष बनवाने में लग गए। राजा से कुछ पैसे लेकर जो सबसे बड़ा राजकुमार था वो भी अपने तीनों भाइयों के पीछे पीछे ऐसे ही वृक्ष की खोज में निकल पड़ा। तीनों भाइयों ने मौका पाया और अपने बड़े भाई को एक कुएं में ढकेल दिया। संयोगवश एक चरवाहा वहां से गुजर रहा था। उसने रस्सी डालकर उस राजकुमार को कुएं से बाहर निकाला। राजकुमार ने उसका धन्यवाद किया और अपने तीनों भाइयों की करतूत के बारे में उसको बताया, और साथ ही साथ उसने राजा के अद्भुत स्वप्न के बारे में भी चरवाहे को बताया। चरवाहे को उस राजकुमार से सहानुभूति हो गई थी। उसने कहा, यहां से थोड़ी दूर पर ही एक जंगल है। उस जंगल में एक साधु समाधि में पिछले 6 महीने से बैठे हुए हैं और उनकी जो समाधि है वो बस अभी खत्म ही होने वाली है। तुम उनके पास जाओ, हो सकता है ऐसे वृक्ष के बारे में वो तुम्हें कुछ जानकारी दे सके। कई दिनों तक चलने के बाद आखिरकार राजकुमार साधु के पास पहुंचता है। महीनों तक समाधि में लीन होने के कारण साधु के चारों तरफ घास फूस का जंगल उगाया था। राजकुमार उस घास फूस के जंगल को साफ करता है और प्रतीक्षा करने लगता है साधु के समाधि समाप्त होने की। जब साधु अपनी आंख खोलते हैं तो वो राजकुमार की सेवा से बेहद प्रसन्न होते हैं और उससे एक वरदान मांगने को कहते हैं। बस साधु का इतना कहना ही होता है कि राजकुमार सोने चांदी के वृक्ष की मांग कर देता है। साधु लज्जित होते हुए कहते हैं कि मुझे माफ करना, ये तो मेरे बस में नहीं है, पर तुम निराश ना हो। तुम आगे के जंगल में जाओ, वहां मेरे गुरु रहते हैं। हो सकता है कि ऐसे वृक्ष को खोजने में वो तुम्हारी कुछ सहायता कर सकें। एक लंबी यात्रा तय करने के बाद राजकुमार दूसरे साधु के पास पहुंचता है। वे साधु पूरे 1 वर्ष तक सोते थे।
राजकुमार भी उनके पूरे 1 वर्ष तक सेवा करता है। जब वो जागते हैं तो राजकुमार की सेवा से बेहद प्रसन्न होते हैं और उससे वरदान मांगने को कहते हैं। राजकुमार उनसे भी ऐसे ही वृक्ष की मांग करता है। खेद पूर्वक वो अपनी असमर्थता जताते हैं। राजकुमार को उदास देख वो उसे ढांढस बंधाते हुए कहते हैं कि आगे के जंगल में मेरे गुरु रहते हैं जिनके पास दैवी शक्ति है। तुम उनके पास जाओ, ऐसा पेड़ खोजने में वे तुम्हारी अवश्य ही सहायता करेंगे। घनघोर जंगल से भटकते भटकते आखिरकार राजकुमार तीसरे साधु के पास भी पहुंच जाता है, लेकिन वो साधु भी उसकी मनोकामना पूरी नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो उसको एक तरकीब बताते हैं। सामने की ओर मंदिर की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि वहां पर जाके तुम देवता की पूजा करो। यदि देवता प्रसन्न हो गए तो वे तुम्हें एक मणि देंगे जो कि तुम्हें सीधे पाताल लोक ले जाएगी। उस पाताल लोक में अनेकों परियां रहती हैं। अगर वो परियां चाहें तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर सकती हैं। राजकुमार बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा कि साधु महाराज ने उसे बताया होता है और वो मणि हासिल कर लेता है। मणि पाते ही वो सीधे पाताल लोक पहुंचता है। देवता की मणि देखकर जो प्रहरी होते हैं वो द्वार खोल देते हैं। दिव्य लोक में प्रवेश करते ही अनेक परियां वहां पे अलग अलग महल में रह रही थीं। सबसे पहला महल चांदी परी का होता है। एक बड़े से कमरे में एक बड़े से सिंहासन पर चांदी परी विराजमान थी। वो जैसे ही राजकुमार को देखती है और कहती है कि मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। राजकुमार बड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है और कहता है कि मैं तो यहाँ अपनी पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ। मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। तुम्हारी क्या विशेषता है, कुछ मुझे दिखाओ। तब चांदी परी कहती है कि मैं जब चाहूं तब चांदी के जड़ और चांदी की तने वाला पेड़ बनाकर खड़ा कर सकती हूँ और वो पलक झपकते ही वैसा पेड़ बनाकर दिखा देती है। राजकुमार उससे कहता है कि तुम मेरी यही प्रतीक्षा करो, मैं बाकी परियों के महल भी देखना चाहता हूं। आगे बढ़ने पर राजकुमार ने एक सोने का महल देखा। वो महल सोना परी का था। जो प्रहरी होते हैं वो उसे सोना परी के पास पहुंचा देते हैं। सोना परी भी चांदी परी के जैसी ही उससे बात कहती है और उसकी विशेषता ये थी कि जब चांदी परी चांदी के जड़ और तने वाला पेड़ बनाकर खड़ा कर देती है तो सोना परी उस पे सोने की डालियां सजा देती थी। जो राजकुमार था बेचारे उसके तो विस्मय का ठिकाना ही नहीं रहता है। राजकुमार सोने परी से आज्ञा लेकर हीरा परी और फिर मोती परी के महल पहुंचता है। हीरा परी और मोती परी की विशेषता ये थी कि जब चांदी परी और सोना परी पेड़ की जड़, तने और डालियां बना देती थीं, तब हीरा परी हीरे के पत्तों से उन डालियों को सजा देती थी और मोती परी मोतियों के फलों से उन डालियों को भर देती थी। अंत में राजकुमार तोता परी के पास पहुंचता है। तोता परी की विशेषता ये थी कि जब चांदी, सोना, हीरा, मोती परियां अपनी अपनी विशेषताओं के साथ में उस पेड़ को तैयार कर देती थीं, तब तोता परी उस पर एक तोता बैठा देती थी और उस तोते की विशेषता ये थी कि जब वो तोता प्रसन्न होता तब तो वो पेड़ खिलखिला उठता था और जब वो तोता उदास होता था तब वो पेड़ मुरझा जाता था। राजकुमार को तो जैसी अपनी मनोकामना पूर्ण होती नजर आ रही थी। राजकुमार उन सभी परियों को साथ लेकर और मणि की सहायता से पृथ्वीलोक वापस लौट आता है। राजकुमार पृथ्वीलोक वापस आकर सबसे पहले मंदिर पहुंचता है और देवता की मणि वापस करता है और उसके बाद में वो साधु महाराज का धन्यवाद करने के लिए उनके पास पहुंचता है। साधु महाराज उसकी सफलता पर बेहद प्रसन्न थे और उसे एक रस्सी और एक लाठी देते हैं
और ये कहते हैं कि इसमें वो विशेषता है कि तुम जब चाहो किसी को भी अपने पास बुला सकते हो। ये तुम्हारी और इन परियों की दोनों की रक्षा करने में बहुत ही उपयोगी होगी। राजकुमार उस लाठी को और उस रस्सी को अपने साथ लेकर के आगे बढ़ता है और दूसरे साधु महाराज के पास पहुंचता है। दूसरे साधु महाराज उसकी पितृभक्ति को देखकर बेहद खुश होते हैं और उसे एक कटोरा देते हैं, जिसकी विशेषता ये थी कि वो जितने लोगों को चाहे बहुत ही स्वादिष्ट भोजन करा सकता है। अब जिन साधु महाराज से राजकुमार सबसे पहले मिला था, बस उन्हीं से ही मिलना शेष था। तो राजकुमार सभी परियों को लेकर उनके पास पहुंचता है और उन्हें धन्यवाद देता है। साधु महाराज जब राजकुमार से ऐसे पेड़ के विषय में सुनते हैं तो उन्हें विश्वास नहीं होता और वो ऐसे पेड़ को देखने की इच्छा प्रकट करते हैं। बस उनके कहने भर की देर होती है कि राजकुमार उन परियों को आदेश देता है कि वो ऐसा वृक्ष बनाकर तैयार कर दें। साधु महाराज जब उस वृक्ष को देखते हैं तो वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं और उनके मन में थोड़ा लालच आ जाता है। वो राजकुमार से कहते हैं कि वो इन परियों को यहां पर इनके पास छोड़ करके यहां से चला जाए। राजकुमार विवश होता है और साधु महाराज से कुछ नहीं कह पाता और उन परियों को वहीं छोड़ करके आगे बढ़ जाता है। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद में उसे अचानक से अपनी रस्सी और उस लठिया का याद आता है जो कि साधु महाराज ने उसे दी होती है, और वो उस लाठी और उस रस्सी को आदेश देता है कि उन परियों को साधु महाराज से वो छुड़ाकर ले आए। और पलक झपकते ही सारी परियां एक बार फिर से राजकुमार के सामने आ जाती हैं। राजा ने चारों राजकुमारों को 2 वर्ष का समय दिया था पेड़ बनवाकर लाने के लिए, और वो समय भी धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा था। तो राजकुमार ने जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाए राजमहल पर पहुंचने के लिए। संयोगवश उसको रास्ते में अपने 3 सौतेले भाई फिर से मिल गए। वे एक नगर से सोने चांदी का वृक्ष बनवाकर राजमहल की ओर ले जा रहे थे। बातों बातों में उन्होंने अपने सौतेले बड़े भाई से सारी बातें जान ली। उनकी नीयत फिर खराब हो गई और उन्होंने चलते चलते उसे एक बार फिर से उसी कुएं में धकेल दिया और परियों को साथ लेकर के राजमहल वापस आ गए। अगले दिन तीनों राजकुमार परियों के साथ में दरबार में पहुंचते हैं और राजा के सामने वो रुपहले सुनहरे वृक्ष को बनाने के लिए परियों से कहते हैं। लेकिन जो परियां होती हैं वो पहले से ही इन तीनों राजकुमारों से बेहद नाराज होती हैं, जो इन्होंने दुर्व्यवहार अपने बड़े भाई के साथ में किया था, और इनकी 1000 मिन्नतें करने के बाद भी वो वृक्ष नहीं बनाती हैं। लेकिन ये तीनों राजकुमार आखिर हार कहां मानने वाले थे। जो सोने चांदी का वृक्ष ये बनवा कर लाए थे उसको ये आखिरकार दरबार में मंगवा लेते हैं। लेकिन जब राजा उस वृक्ष को देखता है तो वो संतुष्ट नहीं होते। वो कहते हैं कि मैंने तो उस वृक्ष को बनते हुए देखा था, बने बनाए वृक्ष के बारे में तो मैंने बात ही नहीं की, और फिर इस पे तोता भी नहीं बैठा हुआ है। उचित तो यही होगा कि हम बड़े राजकुमार के आने का इंतजार करें। उधर कुएं में गिरे राजकुमार को एक बार फिर से वही चरवाहा बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद में राजकुमार उसका धन्यवाद करता है और कटोरे की मदद से चरवाहे के पूरे परिवार और उस गांव के समस्त लोगों को स्वादिष्ट भोजन करवाता है। और उसके साथ ही साथ एक बार सभी का धन्यवाद करते हुए वो अपने राजमहल की ओर चल पड़ता है। उसके साथ में ना तो परियां थीं और ना ही अपने पिता के स्वप्न वृक्ष को बनाने की क्षमता। जब वो राजमहल पहुंचता है तब उसको एक दिन पहले हुई घटना के बारे में पता चलता है।
वो उसी वक्त अपने पिता के पास पहुंचता है और अपने भाइयों की करतूत के बारे में उन्हें बताता है, और साथ ही साथ ये भी वादा करता है कि अगले दिन दरबार में वो स्वप्न वृक्ष को बनाते हुए दिखाएगा। लाठी और रस्सी की मदद से राजकुमार परियों को अपने पास बुला लेता है और अगले दिन उनको लेकर के दरबार पहुंचता है, और सबके सामने वो रुपहले सुनहरे हीरे मोती जड़े वृक्ष को बनाकर दिखाता है, और अंत में उस पे एक तोता भी आकर बैठता है। राजा गदगद हो उठते हैं और राजकुमार को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। इस कहानी से हमें संदेश मिलता है कि चाहे हमें जितनी भी परेशानियां आए, हमें उनसे घबराकर अपने प्रयासों को करना बंद नहीं करना चाहिए, और विश्वास मानिए आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अक्सर ही देखा गया है कि जरा सी परेशानी आने पर हम अपने प्रयास करना बंद कर देते हैं, और हमारी असफलता की सबसे पहली सीढ़ी वही होती है। अगर राजा का बेटा परेशानियां आने की वजह से अपने प्रयास करना बंद कर देते, तो क्या राजा उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करते? दरअसल जो एक काबिल व्यक्ति होता है, जो योग्य व्यक्ति होता है, उसे जो सफलता मिलती है वही स्थायी होती है। आपको किसी भी पोजीशन पर पहुंचाया तो जा सकता है, लेकिन उस पोजीशन को आप रिटेन तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर काबिलियत होगी। सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल भी यही कहता है कि आप व्यवहार परिवर्तन के दौरान आ रही परेशानियों से घबराकर उस प्रक्रिया को बंद मत कीजिए, बल्कि अपने प्रयासों को जारी रखिए, क्योंकि जो आपका अपना प्रोसेस होता है, जो आपका एक अपना प्रयास होता है, वो आपको बड़े से बड़े परेशानियों को ओवरकम करने में, उसको फेस करने में सहायक सिद्ध होता है। उम्मीद करती हूं आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी और इस लोक कथा में निहित संदेश से आप कुछ सीख पाए होंगे। तो अगले एपिसोड में एक नए प्रांत ले चलूंगी वहां की लोक कथा को सुनाने के लिए। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम की ओर से नमस्कार।